साथियों, आरजी करण अस्पताल में हुई रेप और मर्डर की घटना के बाद जब सीबीआई की एंट्री हुई थी तो सवाल था कि आखिर सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन को यहां पर क्यों आना पड़ा। और आज सुबह जब सब सो करके उठे तो खबर यह आई कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट भी अब कोलकाता पहुंच चुकी है और 8 ऐसे ठिकानों पर लगातार छापेमारी जारी है, जिससे कुछ ऐसे सबूत निकल करके सामने आएंगे जिससे इस हत्या और बलात्कार के राज जो और गहरे दफ हैं वह भी बाहर आने की उम्मीद है और पूरी जानकारी आपको देंगे। साथियों, शुरू से अभी तक क्या घटनाएं हुई हैं और उससे क्या रिजल्ट आने की उम्मीद है, और साथ ही साथ बात करेंगे पीड़ित परिवार के बयान को लेकर के जो अब दबाव से मुक्त नजर आ रहा है। जैसे जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट की इसमें इवॉल्वमेंट बढ़ती जा रही है, सेंट्रल एजेंसीज बढ़ती जा रही हैं, तो बयान ऐसे आ रहे हैं कि कोलकाता पुलिस ने जिस पिता और माता की बेटी की बेरहमी से हत्या और बलात्कार किया गया था उसको पैसे देने की कोशिश की थी ताकि मामले को रफा दफा किया जा सके। इस पर विस्तार से बात करेंगे और बात करेंगे साथियों, ममता बनर्जी ने जो विधानसभा का आपातकालीन सत्र बुलाकर के एक बिल पास किया था उस पर गवर्नर ने ऐसा क्या कह दिया है जिससे यह बात स्पष्ट हो गई है कि ममता बनर्जी को न तो मतलब महिलाओं की सुरक्षा से है, न ही बलात्कार को रोकने से है, न अपराध को रोकने से है। उनको सिर्फ मतलब है तो अपनी छवि और अपनी सरकार बचाने से है। साथियों, हम इन तमाम चीजों पर बात करेंगे, साथ में बने रहिएगा। तो दोस्तों, सीबीआई आखिर वित्तीय अनियमितताओं की जांच क्यों कर रही है? क्यों आर्थिक मामलों को लेकर के सीबीआई का शक गहराता जा रहा है? संदीप घोष, जो ममता बनर्जी का सबसे बड़ा राजदार है, उसको लेकर के आज जब ईडी आई है तो आज जब ईडी ने आधा दर्जन के आसपास ठिकानों पर संदीप घोष और उससे जुड़े हुए लोगों के ठिकानों पर छापेमारी करनी शुरू करी तो इससे यह बात स्पष्ट हो गई कि सीबीआई की मंशा और जांच की दिशा दोनों उस कुर्सी की तरफ बढ़ते जा रहे हैं जो इस पूरे घटनाक्रम के लिए और बंगाल में हुई हर एक आपराधिक घटना के लिए जिम्मेदार है। और वह कुर्सी कोई ऐसी वैसी कुर्सी नहीं है, वह कुर्सी पश्चिम बंगाल की सबसे ताकतवर कुर्सी है। वैसे तो आप समझ ही गए होंगे कि मैं किसकी बात कर रहा हूं, तो सुबह से आज क्या हुआ है उन तमाम चीजों पर सबसे पहले बात करते हैं। साथियों, कल 8 ठिकानों पर छापेमारी हुई है और साथ ही साथ इसमें 3 नाम जो फिर उभर करके सामने आ रहे हैं, और उसमें से एक नाम जो कड़ी बन के अब उभर रहा है वह है कौशिक कोले। साथियों, कौशिक कोले जो संदीप घोष का बेहद करीबी माना जा रहा है। प्रसून चटर्जी, साथियों, प्रसून चटर्जी जो संदीप घोष का खास करीबी ऑपरेटर था, लेकिन यह काम क्या करता था और कहां करता था इसको जान लीजिए। ये नेशनल मेडिकल कॉलेज में जो आरजी करण से संबंध नहीं रखता था, ये एक अलग मेडिकल कॉलेज है, वहां पर डाटा एंट्री ऑपरेटर था। लेकिन संदीप घोष के केबिन और आरजी करण मेडिकल के प्रशासनिक भवन के आसपास इसको हमेशा देखा जा रहा था। और आज इसके ऊपर जब आरोप लग रहे हैं कि जो पैसे जो अवैध कारोबार चाहे, उसमें आरोप मानव अंगों की तस्करी से लेकर के दवाओं की अवैध तस्करी से लेकर के तमाम चीजों के थे, उन सब में कहीं ना कहीं प्रसून चटर्जी का नाम है। और विप्लव सिंह जो वेंडर था, जो दवाएं और तमाम किट लाता ले जाता था और साथ ही साथ उसमें किस तरह का फर्जीवाड़ा करता था, इसको लेकर के जांच हो रही है। और इसमें एक दिलचस्प बात जो निकाल करके आ रही है, इस बात से जो शक है वो और गहराता है कि संदीप घोष की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में इस बात की याचिका लगाई गई थी कि किसी जिला अदालत में, किसी हाई कोर्ट में नहीं, सीधे सुप्रीम कोर्ट में इस बात की अर्जी लगाई गई थी कि कोई तो वकील आ जाए, कोई तो कपिल सिब्बल का ऐसा चेला मिल जाए जो सीबीआई की इस जांच को रोकने में मदद कर दे। लेकिन सीबीआई के विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट ने फैसला देने से इनकार कर दिया और कहा कि जांच तो ऐसे ही चलती रहेगी और खुलासे ऐसे ही होते रहेंगे। और इसी को लेकर के पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के बेहद करीबी और टीएमसी के बड़े नेता डेरेक ओब्रायन का जो ट्वीट आया, उससे भी यह दिख रहा है कि अब पश्चिम बंगाल सरकार को इस बात का खतरा नहीं है कि कौन आरोपी इस बलात्कार और हत्या की घटना में पकड़ा जाता है। अब सबसे बड़ी टेंशन टीएमसी की सरकार की इस बात की है कि आखिर जांच अगर पैसों की हुई तो आंच कहीं उस सबसे बड़ी कुर्सी पर ना आ जाए। इसीलिए उन्होंने ट्वीट किया कि सीबीआई रेप के मामले में चार्जशीट कब दाखिल करेगी। अरे सभी को जरूरत है, सभी चाहते हैं कि सीबीआई जल्द से जल्द इस बलात्कार की घटना का पर्दाफाश करें और उस मुख्य आरोपी को सजा दिलाए जिसका पूरा देश इंतजार कर रहा है, जिसने इस बर्बरतापूर्ण ढंग से 31 वर्षीय महिला डॉक्टर के साथ में इस पूरी घटना को अंजाम दिया। लेकिन आखिर क्यों इनकी इस चीज पर बोली नहीं निकल रही, और क्यों यह चाहते हैं वापस इतने दिनों में बलात्कार को लेकर के, अपराधी को लेकर, घटना को किसने अंजाम दिया, इस चीज को लेकर के सीबीआई से इतने सवाल नहीं पूछे गए टीएमसी की तरफ से। लेकिन अचानक से हमला क्यों बढ़ने लगा है,
उसका राज सिर्फ यही है कि हत्या और बलात्कार में तो अब लगभग चीजें शेयर हो गई हैं टीएमसी की सरकार की। अब इसमें ज्यादा कुछ नहीं निकलेगा। लेकिन जब फाइनेंशियल ट्रेल्स निकलेंगे, जो हमने पहले दिन से आपसे कहा है कि भले ही कुछ ऐसे नाम हो जो हत्याओं में शामिल ना हो, भले जिन्होंने चाकू नहीं चलाया हो, भले जिन्होंने नाक और मुंह ना दबाया हो, भले जिन्होंने बलात्कार नहीं किया हो, लेकिन कहीं ना कहीं उस घटना के लिए वो तमाम लोग भी जिम्मेदार हो सकते हैं। क्योंकि लगातार बात कही जा रही है कि इस घटना के पीछे कहीं ना कहीं जो संजय रॉय ने जिस घटना का अंजाम दिया, जो अभी तक आरोपी मतलब मुख्य आरोपी बताया जा रहा है, इसके पीछे कहीं ना कहीं इस बात की साजिश और इस बात का राज छुपा हुआ है कि क्या वो डॉक्टर लड़की कुछ ऐसा जान गई थी जिसे उसे नहीं जानना चाहिए था। क्या उसने ऐसा कुछ देख लिया था जिसे उसे नहीं देखना चाहिए था। और तो और अब जो डॉक्टर्स निकल के आर्जी करके सामने आ रहे हैं और वो लगातार इस बात को कह रहे हैं कि भैया यहां तो ऐसा कुछ चलता था और ऐसे अपराध होते थे, ऐसे आर्थिक अनियमितताओं के अपराध होते थे जिससे बड़ा एक रैकेट, एक बड़ा सिंडिकेट जिसको नॉर्दर्न बंगाल सिंडिकेट कहा जा रहा है, वो ऑपरेट आरजी कार हॉस्पिटल से होता था। और साथियों, टीएमसी की टेंशन अब यही है कि अगर इसके राज खुलते चले गए, क्योंकि अब ईडी आ चुकी है। ईडी काम कैसे करती है? ईडी के काम करने का सरल तरीका है, साधारण तरीका है, पैसे को ढूंढो और उन तमाम लोगों को ढूंढो जिनके पास ये पैसे गए और जिनके पास से यह पैसे आए, और उसकी जड़ तक जाने की कोशिश करना, जो कहीं ना कहीं इस पूरे मामले में उस सबसे बड़ी कुर्सी तक जाता हुआ नजर आ रहा है। और साथियों, साथ ही अब हम बात करेंगे उन तमाम चीजों को लेकर के जो कल की जांच में हुई हैं, और साथ ही साथ एक और मामले की जिसमें सीबीआई ने पश्चिम बंगाल के पीडब्ल्यूडी विभाग के सामने कुछ सवाल रखे थे। एक नोटिस जारी करके सवाल पूछा था जो पहले दिन से संशय का आधार बना है कि आखिर आरजी कर मेडिकल हॉस्पिटल में, मेडिकल कॉलेज में जहां घटना हुई, जिस सेमिनार रूम में घटना हुई, उसके बगल में सटे हुए एक कमरे और एक टॉयलेट का रिनोवेशन क्यों कराया गया? क्या सबूत मिटाए गए थे? क्योंकि 3 अलग अलग कमरों तक वो फुटप्रिंट्स मिले हैं और उसको लेकर के अभी कोई जांच स्पष्ट नहीं आई है। एम्स के डॉक्टर और सीबीआई मिलकर के अभी चार्जशीट तैयार कर रहे हैं और स्पष्ट करने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर इनमें कौन लोग शामिल थे। तो सीबीआई ने जब पीडब्ल्यूडी के सामने पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी की पीडब्ल्यूडी के सामने नोटिस दिया तो मजबूर होकर जवाब देना पड़ा। सवाल क्या थे साथियों? सवाल यह थे कि 3 वर्षों में आरजी कर मेडिकल हॉस्पिटल में कौन कौन से रिनोवेशन के काम हुए हैं, और क्या जिस दिन घटना हुई उसके बाद किसी तरह के रिनोवेशन का आदेश दिया गया था, और अगर आदेश दिया गया था उस पर हस्ताक्षर किसके थे? और जो पीडब्ल्यूडी का जवाब है वह चौंकाने वाला है। पीडब्ल्यूडी की तरफ से कहा गया है कि इसके आदेश डॉक्टर संदीप घोष ने दिए थे, और सवाल यहीं से गहराता जाता है साथियों, राज यहीं से गहराता चला जाता है कि क्या संदीप घोष उन तमाम सबूतों को मिटाना चाहता था, और क्या वाकई वो इन सबूतों को मिटाने में कामयाब हो गया? क्योंकि अब जो रिपोर्ट्स निकल के सामने आ रही हैं उसमें यही बात है, जो फाइनल रिपोर्ट की जो सूत्रों के हिसाब से जानकारियां निकल के सामने आ रही हैं कि इस हत्या और बलात्कार के लिए संजय रॉय ही आरोपी है। जबकि इन घटनाओं के बारे में जितनी सूचनाएं अभी तक निकल के पब्लिक फोरम में सामने आई हैं, उससे कहीं से कहीं तक यह नहीं लगता है कि इस घटना के लिए अकेले संजय रॉय जिम्मेदार है, या ऐसी घटना को अकेले संजय रॉय घटित कर सकता है। लेकिन अभी रिपोर्ट्स यही आ रही हैं। तो साथियों, सवाल वही है कि क्या संदीप घोष जिस चीज को छुपाना चाहता था उस चीज को छुपा ले गया, लेकिन उसकी नजरों से बच गया? उसका आर्थिक अपराध, इस पर और बात करेंगे। लेकिन इसके बीच में एक और आपको जानकारी दे दें कि गवर्नर की तरफ से उस बिल को मंजूरी नहीं मिली है जिसको आपातकालीन ढंग से बुला करके विधानसभा का सत्र ममता बनर्जी ने पास करवाया था। अपराजिता नाम का बिल जो पास करवाया गया, अपराजिता नाम से, जिसको लेकर के तमाम तरह के सवाल खड़े हुए, और अंत में यही बात समझ में आया कि उस बिल में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जो अलग हो या ऐसा कुछ हो, केवल उसमें तेजी के साथ चीजों को करने की आवश्यकता है। और हमने पिछले वीडियो में आपसे बात करी थी कि ममता बनर्जी अपराध और महिलाओं के ऊपर होने वाले अपराध में तेजी के साथ न्याय को लेकर के कितनी पक्षधर हैं, पॉक्सो कोर्ट को लेकर के या फास्ट ट्रैक कोर्ट को लेकर के, जो सब सेंट्रल गवर्नमेंट और सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस थी। उसके बाद जब बजट दिया गया तो ममता बनर्जी ने किस तरह से उसमें लापरवाही की थी और फास्ट ट्रैक कोर्ट्स नहीं बनाई थी। तो मंशा तो स्पष्ट थी। अब जो सुब गवर्नर की तरफ से कमेंट्स आए हैं उसमें यह कहा गया है कि जो बिल मेरे पास भेजा गया है उसमें तकनीकी रूप से कोई भी ऐसी बात स्पष्ट ही नहीं की गई है जिससे वह बिल के जैसा बिल लगे, और ममता बनर्जी की सरकार ने बिना कोई होमवर्क किए आनन फानन में केवल फेस सेविंग के लिए, अपना चेहरा बचाने के लिए, ममता बनर्जी ने चुनावी फायदे पाने के लिए
इस बिल को सामने लेकर के आई थी ताकि डॉक्टर्स का जो इजिटेशन है, जो जनता के मन में आक्रोश है, वह शांत हो जाए और लोग कहने लगे भाई ममता बनर्जी जी जो है वो सबसे अच्छी मुख्यमंत्री है। देखिए कितना तेजी के साथ वो न्याय करने के लिए अग्रसर हैं। उन्होंने बिल पास कर दिया। अब गवर्नर की तरफ से इस पर लगभग उम्मीद हो चुकी है कि ना मंजूरी मिलनी है और इसके बाद ही बता दें। ममता बनर्जी सिर्फ यही ड्रामा करेंगी, अपनी गलतियों पर कोई बात नहीं करेंगी, क्योंकि उनको सिर्फ अपना चेहरा बचाना है और चुनावों के लिए अपने आप को बचा के रखना है, ताकि जब जनता के बीच में जाएं तो बड़े बड़े ऐसे बिल लेकर के ऐसे पर्चा उछाल सके। वो जो लोकसभा में भी उन्होंने एक समय पर किया था कि सभापति के मुंह पर पर्चा फेंक दिया था, वही चीज जनता के मुंह पे फेंक सके कि लो देखो हमने न्याय किया था। लेकिन गवर्नर ने, भाजपा के गवर्नर ने, केंद्र सरकार ने, नरेंद्र मोदी ने इस चीज को नहीं होने दिया। और सबसे जो महत्वपूर्ण बात है इस पूरे चर्चा की और इस पूरी बातचीत की, जो परिवार के आरोप निकल करके सामने आए हैं, परिवार के ऊपर लगातार दबाव था और यही चीज स्पष्ट हो रही है। परिवार का कहना है कि जिस दिन वह घटना हुई और पोस्टमार्टम हुआ, उसके बाद जब अंतिम संस्कार के लिए बंगाल पुलिस की तरफ से दबाव बनाया गया, जी हां, यह परिवार के आरोप हैं कि दबाव बनाया गया। पहले समझिए कि सामान्य रूप से किसी के भी साथ ऐसी घटना होती है, सामान्य व्यक्तियों के साथ, सामान्य परिवार के साथ, तो उसको किसी कानून का अंदाजा नहीं होता। हम आप किसी को भी अंदाजा नहीं होता इस बात का कि क्या क्या प्रोसीजर्स होते हैं। तो जो पुलिस कहती है उन्हीं चीजों पर लोग यकीन कर लेते हैं। पुलिस के द्वारा कहा जा रहा है, जो परिवार का आरोप है कि पुलिस के द्वारा घूस देने की कोशिश की गई थी ताकि मामले को जल्द से जल्द रफा दफा किया जा सके और साथ ही साथ शवदाह करने के लिए जल्द से जल्द आग्रह किया गया था। ये तमाम वो सवाल खड़े करता है कि क्या वाकई 5 दिनों तक जो जांच पश्चिम बंगाल की पुलिस के हाथ में रही, क्या इस दौरान वो सारे सबूत मिटा दिए गए, जिससे किसी और जो उसमें बड़े लोग शामिल थे, जिसमें कई नाम आ रहे थे, कई नामों की चर्चाएं थीं, कई नामों के ऊपर शक था, जो डायरी का जिक्र आया था कि उसकी डायरी के कुछ पन्ने फाड़ दिए गए थे। मृतक डॉक्टर के, मतलब मृतक जो डॉक्टर थी, उसकी एक डायरी जिसमें वो रोज नामचा अपना लिखती थी, उसको फाड़ दिए गए थे। क्या तमाम वो सबूत इस तरह से मिटा दिए गए? 5 दिनों में केस में ऐसी लीपापोती कर दी गई जिसके बाद अब जितना भी कोशिश कर लिया जाए, क्योंकि शव नहीं है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो बनाई गई है वो बंगाल पुलिस और आरजी कर मेडिकल हॉस्पिटल और संदीप घोष की निगरानी में बनाई गई है। तो जो प्राथमिक रूप से जितने सबूत थे, मनचाहे सबूत केवल पेश किए गए हैं। क्या यह भी सवाल खड़ा हो रहा है जिससे केवल जांच की जो सुई है वह केवल संजय रॉय की तरफ जाए? लेकिन यह सब कुछ करते हुए पश्चिम बंगाल की सरकार, संभवतः उसमें मुख्यमंत्री, स्वास्थ्य मंत्री, गृह मंत्री भी शामिल हो सकती है, जो रिपोर्ट्स और जो अंदेशा लगाया जा रहा है उसके आधार पर। और संदीप घोष इस बात को भूल गए कि सिर्फ हत्या नहीं हुई है, हत्या के पीछे का जो मोटिव था, बलात्कार के पीछे का जो मोटिव था, जो इस पूरे केस में कहीं निकल करके सामने नहीं आ रहा है। लेकिन जब सीबीआई ने नए एंगल से जांच करनी शुरू करी और उसमें आर्थिक अनियमितताओं की बात करनी शुरू करी, तब जो निकल करके सामने आ रहा है उसको छुपाना यह लोग भूल गए। और अब जो निकल के सामने आ रहा है कि इसमें एक पूरा का पूरा रैकेट, जिसका नाम नॉर्दर्न बंगाल रैकेट है, सिंडिकेट है, वह अब इसमें एक्सपोज होता हुआ नजर आ रहा है। और कौशिक कोले, प्रसून चटर्जी, विप्लव सिंह, इन 3 नाम और इसके अलावा तकरीबन 1 दर्जन नाम है जो इस पूरे सिंडिकेट, इस पूरे आर्थिक अपराध में शामिल थे। और अब जो 6 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, उनसे जो पूछताछ चलेगी, उसके बाद अब जब इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट अपने ढंग से काम करना शुरू करेगी, जिससे तकलीफ हमेशा से ममता बनर्जी समेत पूरे विपक्ष को हो रही है, राहुल गांधी को हो रही है, सभी लोगों को हो रही है, अब उस तकलीफ को बढ़ाने जा रही है। ईडी और जांच जैसे जैसे आगे बढ़ेगी, जांच की जैसी जैसी रिपोर्ट आनी शुरू होगी, उसके बाद स्पष्ट है कि खुलासे ऐसे होंगे जिससे सभी लोग सन्न रह जाएंगे कि क्या वाकई एशिया के सबसे बड़े अस्पताल के भीतर ऐसे अपराध होते थे। क्योंकि आरोप बेहद गंभीर है और अस्पताल में काम करने वाले लोगों ने लगाए हैं, उस मेडिकल प्रोफेशर से जुड़े हुए लोगों ने लगाए हैं कि यहाँ पर मानव अंगों की तस्करी, लावारिश लाशों के साथ में किस तरह की घटनाएं होती थीं, पोर्नोग्राफी तक के आरोप है जो पीछे से चलते आ रहे हैं, जिसका इतिहास ममता बनर्जी की सरकार के बराबर का पुराना है कि इस अस्पताल में इस तरह की घटनाएं होती रही थीं। इन तमाम चीजों से जुड़े हुए जो अजब फैसला उसमें निकल के सामने आएगा और पैसे के ट्रेल निकाले जाएंगे, तो जो कुछ खुलासा होगा वो बेहद चौंकाने वाला होगा। हमारी नजर इस पर बनी हुई है और कोई अपडेट आती है और तमाम जो सूचनाएं आती हैं उसका विश्लेषण और बातचीत उस पर करने के लिए हम तैयार रहेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। आपकी राय क्या है कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। साथ ही साथ इस वीडियो को साझा भी करें। दोस्तों, मेरा नाम सोहन लाल विश्वकर्मा है, आप देख रहे हैं लोहा सिंह न्यूज। मिलते हैं ऐसे ही इंटरनेशनल एवं क्राइम रिपोर्ट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।